जागीरें तेरे ख्वाबों की सोने नहीं देती, खो जाने के ही खौफ ने नैनों में उत्पात मचाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन की। इस पूरे सेशन में बात करेंगे कि दुनिया की बनाई हुई हर नायाब चीज पर अलाउद्दीन का अधिकार है। ऐसा कहना था। उसका एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी मिलती है आपको, जिसमें एक राजकुमारी के प्रति दीवानगी जो थी अलाउद्दीन की, वो एक युद्ध तक ले जाती है। इसका मतलब है कि दुनिया में प्रेम के नाम, दीवानगी के नाम भी युद्ध हो सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जब शासक बड़ा महत्वाकांक्षी हो, महत्वाकांक्षा अपने चरम पर हो। तो आइए समझते हैं इस पूरे लेक्चर में कि क्या था अलाउद्दीन खिलजी वंश, कैसे चला और किस प्रकार के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बड़ा ही बेहतरीन सेशन, बेहतरीन दो मामलों में। एक तो बड़ा ही आनंद परक सेशन, दूसरा ये कि आपकी परीक्षाओं में प्रत्येक वर्ष एक सवाल यहां से आएंगे। क्यों यहीं से सवाल आएंगे, इसके पीछे का जो कारण है वो कारण ये है कि जब भी कोई सल्तनत में ताकतवर शासक होगा तो वो बहुत कुछ बदलेगा, सिस्टम को बदलेगा। चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, सम्राट अशोक को देख लीजिए, आप अलाउद्दीन को देखिए, बलबन को देखिए, अकबर को देखिए, औरंगजेब को देखिए, या वर्तमान में आप अपने देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए। जब भी कोई ताकतवर शासक आएगा तो वो इतिहास में कुछ न कुछ अपना नाम करेगा। आइए शुरू करते हैं तमाम बातें, तमाम कहानियों के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं और समझते हैं सबसे पहले ये कि सर खिलजी वंश की स्थापना कैसे होती है। खिलजी वंश की स्थापना की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस मैप पर एक नजर डालें और देखें कि जो मैप है, इस मैप के अंदर ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है पर्पल कलर में, ये शो कर रहा है खिलजी डायनेस्टी को। अर्थात आप समझ सकते हैं कि खिलजी वंश, इधर आप देख सकते हैं गुजरात का ये पूरा रीजन, यानी कि जो दक्कन है, इस दक्कन को छोड़ दें, यदि इस नीचे वाले पोर्शन को छोड़ दें तो आप देख सकते हैं कि बंगाल से लेकर के इधर गुजरात से लेकर के और इस प्रकार से पूरा आप देख सकते हैं ये लाहौर, पंजाब, मुल्तान, सिंध, ये पूरा कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है खिलजियों का। खिलजी कौन थे, कहां से आए, कैसे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और किस प्रकार से एक इतिहास बनाया जो आज आपको पढ़ना पड़ रहा है, ये पूरा आप समझेंगे बहुत ही तसल्ली के साथ। बेसिक वही सारे पॉइंट। सबसे पहले शुरू करते हैं कि स्थापना किसने करी, तो जलालुद्दीन खिलजी ने। और अंतिम सुल्तान कौन था, मुबारक खिलजी ने। कई बार लोग कंफ्यूज होकर के अलाउद्दीन खिलजी पर आ जाते हैं कि वो फाउंडर नहीं है, याद रखेंगे। ऐसा माना जाता है कि जो खिलजी रहे हैं वो जो हेलमंद नदी घाटी है वहीं से आए हैं, और ये मूलतः जो इनका ओरिजिनल सोर्स है वो टर्क है। तो ये मूलतः टर्क थे, तुर्क थे, याद रखेंगे। तो खास बात एक, हिंदुस्तान में कब आते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि हिंदुस्तान में मोहम्मद गोरी के साथ ही आए थे। मोहम्मद गोरी के बारे में आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है, और यदि आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर जरूर आप देखें, क्योंकि बिना लेक्चर्स देखे आपको हमने ओरिजिन ऑफ इस्लाम से पढ़ाना शुरू किया है आपको, और ओरिजिन ऑफ इस्लाम के बाद क्रमिक रूप से दिल्ली सल्तनत में आप बढ़ रहे हैं आगे। आप देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे जो फाउंड करता है। क्योंकि एज ज्यादा और सल्तनत का सुल्तान अधिक उम्र में जब कोई बनता है तो बड़े फैसले लेना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ढलती उम्र कई बार बड़े फैसले लेने से रोकती है। हालांकि ये तय करता है कि आपका विल पावर कितना है, क्योंकि आप सब जानते हैं एज इज जस्ट नंबर, एक न्यूमेरिक नंबर है। यदि ढलती उम्र फैसले लेने से रोकती तो हिंदुस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री या इससे पहले के प्रधानमंत्री जो भी रहे हैं, उन्होंने ढलती उम्र में भी ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को बड़ी ऊंचाई पर पहुंचाया है। उपाधियां, टाइटल्स देखते हैं। शाइस्ता खान, इब्न ए सईफ, ये इनकी उपाधियां रही हैं। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ वो दिल्ली में किलो खरी महल में हुआ। और इन्होंने जो अपनी राजधानी, देखिए खिलजियों की राजधानी तो आपको पता ही है कि बदलनी पड़ती है राजधानी। कई बार अलाउद्दीन भी दिल्ली को, यही दिल्ली से रूल कर रहा था, लेकिन राजधानी बदलनी पड़ी कुछ समय के लिए, सीरी ले जाना पड़ा। परेशान नहीं होना है, क्यों बदलनी पड़ी वो बताएंगे। बट यहां पर समझेंगे कि राजधानी इनकी जो थी मुख्यतः दिल्ली थी। किलो खरी जो महल थी वहीं से रूल शुरू हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ही बिकेम द रूलर एट द एज ऑफ 70। 70 वर्ष का शासक अपने सेनापति को, कमांडर को जब मिशन पर भेजेगा और यंग कमांडर होगा, तो यंग कमांडर के मन में क्या आएगा कि अगला सुल्तान मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। यदि महत्वाकांक्षी कमांडर है, सेनापति के दिल में इच्छाएं उमड़ रही हैं सुल्तान बनने की, हिंदुस्तान के तख्त पर राज करने की, सुल्ताने हिंद कहलाने की, तो वो एकदम बेचैन रहेगा उस तखत को प्राप्त करने के लिए। और ऐसी ही बेचैनी आगे अलाउद्दीन के मन में आप देखेंगे।
इनके बारे में कुछ और बातें आपको जानना आवश्यक है, वो क्या है? सबसे पहला जानना आवश्यक यह है कि 1990 में अपने आप को सुल्तान घोषित करके अपने नाम के खुतबे पढ़वाए और चलवाया। समझना यह है कि जो अलाउद्दीन है, अलाउद्दीन किसी भी शासक के बहुत करीब जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके मन वाली करना पड़ेगा। आप ये समझिए कि जो शासक चाह रहा है वो आप कैसे प्रूफ कर देंगे, कैसे उसके सामने वही चीज लाके रख दें जो वो चाह रहा है, आप उसकी नजरों में सबसे ऊपर चले जाएंगे। जब आप सिस्टम में जाते हैं, सरकार को भी ऐसे अधिकारियों की ही जरूरत होती है जो सरकार के लिए सबसे अच्छा कार्य कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही काम करता है अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन क्या करता है? किसली खान को या मलिक छज्जू को, जो अपने आप को डिक्लेयर करना चाह रहा था कि मैं सुल्तान हूं, इसको गिरफ्तार करके जलालुद्दीन के सामने पेश कर देता है। जलालुद्दीन उसे माफ कर देता है। माफ करने का कारण एक हो सकता है जो उसकी बड़ी उम्र, 70 वर्ष की उम्र, शायद लिबरलिज्म वाली पॉलिसी ये इंडिकेट करती है को माफ कर देगा। नहीं तो आप जानते हैं ऐसे लोगों का सर उड़ा दिया जाता था सल्तनत में। आप बलबन को देखें, आगे आप मुगल में औरंगजेब को देखिएगा, ऐसे रूल रहे हैं। ठीक है, इसके कुछ विद्रोही भी थे, जैसे ताजुद्दीन, फकीर सीदी, फिरुद्दीन मौला, ये सारे विद्रोही रहे हैं। और इसमें आपको समझना है कि फकीर सीदी मौला का वध कराया गया था जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। ये आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जाता है। अभियानों की बात करें तो 1290 में खिलजी डायनेस्टी रणथंभौर पर अपना अभियान चलाती है और वहां का रूलर हमीर देव, जो कि आपसे डायनेस्टी पूछी जाती है कि कौन सा अभियान चला और वहां का रूलर क्या था। इसके बाद उलूग खान के नेतृत्व में मंगोलों का अभियान चलता है। इसके साथ ही साथ भीलसा अभियान 1292 में ये अलाउद्दीन द्वारा विजित होता है। ठीक है, और इसी से प्रसन्न होकर के आप देखेंगे कि अलाउद्दीन को अवध का इख्तियार बना दिया जाता है, यानी कि अलाउद्दीन बिकेम द इख्तियार ऑफ अवध। कैसे? जब वो भीलसा अभियान पर जीत करता है 1292 में। देखिए, आपको सुल्तान बनने की तमन्ना कहां से आएगी? जब आप किसी बड़ी टेरिटरी पर, बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्रोल पर अपना अधिकार कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उत्तर प्रदेश के, यदि उनके मन में ये सपना आ रहा हो कि मैं भविष्य का प्रधानमंत्री हूं, तो वो ऐसा इसलिए आ रहा है कि उत्तर प्रदेश यानी कि सबसे बड़े पॉपुलस स्टेट कुछ वो चेयर कर रहे हैं, सबसे बड़े पॉपुलस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके मन में भी तमन्ना आ सकती है कि मैं हिंदुस्तान का पीएम बन सकता हूं। ठीक इसी प्रकार से अवध का इख्तियार बनना अपने आप में बता रहा है कि आपके पास एक बड़ी पॉपुलस एरिया पर रूल करने का या उसको चलाने का अनुभव है, तो आप आगे सुल्तान बन सकते हैं। ठीक है, देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि भीलसा अभियान के दौरान ही अलाउद्दीन को देवगिरी की जानकारी मिलती है, जहां का शासक रामचंद्र देव था। ये नोट्स कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि इसका पीडीएफ जब आपको मिलेगा तो आप इस पीडीएफ को पढ़ के अपने एग्जाम के सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसीलिए हमने बातें तो सारी बहुत सिस्टमेटिकली लिखवा दी हैं इसके अंदर। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी कहानी समझना है और फोकस इस बात पर करना है जो मेन पॉइंट है, और बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है हमारी सीरीज से जाकर के, आराम से आपका काम हो जाएगा। तो देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र। और अलाउद्दीन ने नसरत खान जलेसरी के साथ देवगिरी पर हमला किया और रामचंद्र देव तथा उसके पुत्र शंकर देव को हरा दिया, और देवगिरी लूट करके सीधे कहां आएगा? जलालुद्दीन के पास। अलाउद्दीन की मुलाकात जलालुद्दीन से 20 जुलाई 1296 को यमुना नदी के तट पर हुई और यहीं पर उसने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। यदि आपने एक मूवी देखी हो पद्मावत, तो उसका एक छोटा सा सीन आप देखेंगे कि देवगिरी लूट कर आए हैं और आपके लिए एक नायाब तोहफा लाए हैं, शुतुरमुर्ग। और फिर वहीं पर बात आती है कि दुनिया की हर नायाब चीज पर अलाउद्दीन का अधिकार है। हिंदुस्तान का जो सल्तनत है उसका तख्त अलाउद्दीन को चाहिए था, उसने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। प्रश्न ये पूछा जाता है कि अलाउद्दीन ने अपने आप को सुल्तान कहां पर डिक्लेयर किया? तो कड़ा का जो क्षेत्र था, कभी आप नोटिस करेंगे, सर्च करेंगे तो यमुना के किनारे कड़ा रीजन जो आपको दिखाई देता है, वहां पर कड़ा मानिकपुर भी कहा जाता है। यहां का सुल्तान अपने आप को अलाउद्दीन ने डिक्लेयर कर दिया 20 जुलाई 1296 को। तो समझते हैं कि अलाउद्दीन ने अपने आप को, देखिए, कम समय तक भी शासन हो और ताकतवर तथा महत्वाकांक्षी सुल्तान है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो इतिहास लिखा जाएगा उसके नाम का। समझते हैं अलाउद्दीन ने क्या किया। सबसे पहले समझते हैं कि 1296 से लेकर के 1316 तक ये शासन में रहा है। इसका ओरिजिनल नेम अली गुरसप रहा।
राज्याभिषेक इसका 3 अक्टूबर 1296 को हुआ, 3 अक्टूबर 1296 को प्रॉपर राज्याभिषेक। और उपाधियां देखिएगा, उपाधियां देख करके महत्वाकांक्षाएं समझ में आएंगी। सिकंदर ए सानी दूसरे सिकंदर हैं आप दुनिया के, लेकिन आपकी किस्मत में वो होनी चाहिए। वो कौन? वो एक ख्वाब, माया। इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, समझना। यदि आपको कोई पुश करे कि आप दूसरे सिकंदर हैं, लेकिन आपकी किस्मत में वो होनी चाहिए, तो वो जैसी कोई चीज नहीं। सिर्फ आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत, आपकी अपनी सही दिशाएं आपको सिकंदर बना सकती हैं। सिकंदर का मतलब विश्व विजेता उस जमाने में, और विश्व विजेता मतलब एक सिनोनिमस वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी फील्ड में टॉप पर, पीक पर पहुंच जाने को हम कहते हैं आप उस फील्ड के सिकंदर हैं। सिकंदर ईसानी, अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन वादिन मोहम्मद शाह खिलजी, ये इसका पूरा टाइटल देख सकते हैं आप। इतने बड़े बड़े टाइटल से सुल्तान की महत्वाकांक्षाओं का अंदाजा लगता है कि सुल्तान बहुत बड़ी इच्छा रखता था सबको जीत लेने की। सल्तनत का समुद्रगुप्त कहते हैं, भाग्यवादी सुल्तान कहते हैं, विश्व का सुल्तान कहते हैं, युग का विजेता कहते हैं, और ये सारी टाइटल्स दी जा रही थी किसको? अलाउद्दीन को। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी आप कुछ बहुत बड़ा जिंदगी में करना चाहेंगे तो विद्रोह आपका होगा ही होगा। आपके अपने भी विद्रोह कर सकते हैं, और जो आपके दुश्मन हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। ऐसी स्थिति में समझ सकते हैं हम लोग, यदि हम विद्रोहों की बात करें तो विद्रोहों पर आएंगे, लेकिन उन विद्रोहों से पहले आप देखिए कि जो अलाउद्दीन के 4 खान हैं, इन 4 खानों को समझिएगा। पहले विद्रोह को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे और फिर बात करेंगे अलाउद्दीन के 4 खानों की। तो विद्रोहों को पहले कैंसिल करके 4 खानों को देखते हैं। इसमें से सवाल क्या पूछा जाता है कि अलाउद्दीन के 4 खानों में से कौन खान एक नहीं था? तो देखिए, अल्मास बेग उलूग खान को कहा जाता था, नसरत जलेसरी को नसरत खान कहा जाता था, मलिक यूसुफ हिजरबुद्दीन को जफर खान कहा जाता था, और संजर को अलब खान कहा जाता था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि युग का रुस्तम किसे कहते थे? तो जफर खान को युग का रुस्तम कहते थे। ये याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। अब हम आ जाते हैं विद्रोहों पर कि अलाउद्दीन के समय में कौन से विद्रोह हो रहे थे, उन विद्रोहों से क्या सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो नवीन मुसलमान। नवीन मुसलमान कौन थे? ये नवीन मुसलमान वही थे जो मंगोल इन्वेजन के थ्रू आए थे और दिल्ली में आकर के मंगोलपुरी में बसे हुए थे। मुख्यतः उन्हें नवीन मुसलमान कहा था। 1298 में इनका विद्रोह हुआ। अखत खान का विद्रोह हुआ 1301 में। उमर एवं मंगू का विद्रोह, हाजी मौला का विद्रोह, ये सारे प्रमुख विद्रोह रहे। अलाउद्दीन के समय में मंगोल आक्रमण सबसे अधिक हुए थे, और यही प्रॉब्लम थी कि अलाउद्दीन को मंगोलों से निपटने के लिए अपनी राजधानी को थोड़े समय के लिए सीरी शिफ्ट करना पड़ा था। सीरी फोर्ट बना करके अपनी राजधानी को दिल्ली से सीरी शिफ्ट करना पड़ा था। ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया कि अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी सीरी क्यों शिफ्ट की थी? तो वो मंगोल अटैक से बचने के लिए थोड़े टाइम के लिए सीरी कहीं बाहर नहीं था, दिल्ली में ही एक शहर दूसरा था। मैंने अपनी दिल्ली सल्तनत वाले के पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। पहले इसने विद्रोहों को दबाया। विद्रोहों को दबाने के बाद जब सुल्तान शासन करना शुरू कर रहा है तो ऑर्डिनेंस इशू कर रहा है, अध्यादेश जारी कर रहा है कि हमारे राज्य में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनेंस को समझिएगा, अध्यादेशों को समझिएगा। जो अध्यादेश हो रहे हैं वो क्यों जारी किए जा रहे हैं? जो उसके खिलाफ विरोध हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, उनको दबाने के लिए, कंप्लीटली समाप्त करने के लिए अध्यादेश जारी हो रहे हैं। और उन अध्यादेशों में से देखिए सबसे प्रमुख क्या था कि व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात। सबसे पहले जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको रोकेंगे। चरी, करी एवं घरी कर लगा दिए जाएंगे, नए कर लगाए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि जो गुप्तचर होंगे, स्पाई होंगे, जासूस होंगे, इंटेलिजेंस जो होगा डिपार्टमेंट, उसका एक बेहतरीन जाल बनाएंगे। और ध्यान रखिएगा, उनको हम क्या नाम देंगे? बरीद। क्या नाम देंगे भाई? बरीद। बरीद नाम देंगे। और मुनहियन बोलेंगे इनको, मुनहियन। मुनहियन और बरीद। बरीद जो होगा वो हेड कहलाएगा और मुनहियन छोटे जासूस होंगे। इस प्रकार से पहले पूरी सल्तनत में जासूसों का एक जाल बिछेगा जो एक एक सूचनाएं ला करके सुल्तान को देखा कि सल्तनत में ऐसा हो रहा है। बड़ी पॉपुलर एक कहानी है मार्केट पॉलिसी को लेकर के, अभी आप आगे पढ़ेंगे। कहा जाता है कि अलाउद्दीन के समय में जो घट तौली थी, घट तौली का मतलब कि आप बाजार में सामान खरीदने गए, 1 किलो सामान आपने खरीदा, उसमें से जो बनिया वर्ग था वो 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम उसने कम दिया आपको और कीमत आपसे 1 किलो का लिया। कहते हैं कि अलाउद्दीन ने एक मांस बेचने वाले व्यापारी से 1 किलो मंगाया जिसमें कुछ वजन में 1 किलो से कम था वह मांस। उतना वजन मांस उसके शरीर से, व्यापारी के शरीर से अलाउद्दीन ने कटवा दिया था।
जब ऐसा मैसेज जाता है बाजार के अंदर या सल्तनत के अंदर, तो जनता को लगता है कि हमारा शासक, हमारा जो सुल्तान है वो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा कार्य करेगा, और फिर जनता का सपोर्ट मिलना शुरू कर होता है। अगला काम क्या करता है? शराब, पासा, जुआ, सब पर प्रतिबंध, सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध। इसका मतलब ये नहीं है कि, देखिए ध्यान समझना, इतिहास में आप कई बार ऐसा पढ़ेंगे कि सुल्तान और बादशाहों ने समाज में शराब पर, वेश्यावृत्ति पर, जुए पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो खुद शराब नहीं पीते थे। यदि ऐसा इंटरप्रिटेशन आप करते हैं तो आपका इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, क्योंकि खुद शराब पीना और शराब पर प्रतिबंध लगवाना दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, ये सच है कि यदि आप खुद शराब पीते हैं तो शराब पर प्रतिबंध लगाने की संभावना आपके शासनकाल में कम हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप पब्लिकली शराब ना पीते हो, तो कुछ शासक, कुछ सुल्तान या कुछ बादशाह पब्लिकली भी शराब पिए, जिनको पूरी दुनिया ने जाना, पढ़ेंगे आप। तो ये अलाउद्दीन उनमें से एक नहीं है जो पब्लिकली ऐसा नहीं कर रहा है, स्ट्रिक्ट रूल करने की कोशिश कर रहा है और अपने खिलाफ हो रहे विद्रोहों को दबाने के लिए उन सब पॉइंट्स पर चेक कर रहा है जो पॉइंट्स एक माहौल बनाने का काम करते हैं विद्रोह का, सबको रोक देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब शासक ये सब कर लेता है, ऑर्डिनेंस इशू कर देता है, समाज में, अपनी सल्तनत में अपने शासन को ताकतवर तरीके से स्थापित करने की कोशिश करता है, उसके बाद ये अभियानों की तरफ मूव करेगा। लेकिन अभियानों को देखने से पहले हम थोड़ा सा मंगोलों का आक्रमण देखते हैं कि मंगोलों का आक्रमण क्या है। तो मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन के समय काल में मंगोलों का आक्रमण सबसे अधिक हुआ। कुल कितने बार हुआ? 6 बार हुआ। और इसी 6 बार के आक्रमण को इसने दबाने के लिए सीरी अपना स्थानांतरित किया था राजधानी। ये बात हम आपसे कर चुके हैं। मंगोल आक्रमण की हम बात कर रहे हैं तो पहला आक्रमण आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट आक्रमण है, जो मेजर है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहला आक्रमण होता है कादर खान द्वारा 1298 में, दूसरा होता है सल्दी द्वारा 1299 में, कुतुलुम ख्वाजा के द्वारा 1299 में, और तारगी द्वारा 1303 में। 1303 का जो तारगी का आक्रमण है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे, मंगोल इन्वेजन। ठीक है, और इसी आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन को मैंने कहा कि अपनी राजधानी कहां स्थापित करनी पड़ी थी? सीरी में स्थापित करनी पड़ी थी, सीरी फोर्ट बनाना पड़ा था। सीरी को राजधानी के रूप में विकसित किया। सीमांत प्रदेशों के लिए एक नई सेना बनाई गई। ध्यान दीजिएगा, सीमांत प्रदेश क्या होते हैं? सीमांत प्रदेश वो होते हैं जो फ्रंटियर पे खड़े हैं। जैसे कि आप दिल्ली से देखेंगे तो दिल्ली का जो, दिल्ली से आप आगे बढ़ेंगे अमृतसर, अमृतसर से लाहौर, लाहौर से आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा फ्रंटियर रीजन है। यदि सेना उधर से आ रही है तो पहले उनको वहीं रोको। तो सीमांत प्रदेशों के लिए एक नई सेना बनाई गई तथा गाजी मलिक, याद रखिएगा, गाजी मलिक मतलब गयासुद्दीन तुगलक, आगे तुगलक डायनेस्टी फाउंड होगी। गाजी मलिक कहा जा रहा है, गाजी मलिक को पंजाब का सूबेदार 1305 में बनाया। काफी अहम पॉइंट है, 1305 में जब सुल्तान वो बनेगा, सूबेदार बनेगा पंजाब का। पंजाब चूंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला जो पूरा रीजन, दिल्ली से उधर हरियाणा जैसी कोई चीज नहीं थी, पंजाब था पूरा पूरा। और वो आगे जो बाउंड्री है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आज की डेट में, उस रीजन पर एनी हाउ मंगोलों को रोकना था, वहीं से रोकना शुरू करेंगे। समझदार शासक हमेशा समस्या को जड़ से समाप्त करता है, याद रखना इस बात को। यदि आप भी अधिकारी बनते हो कल को सिस्टम के अंदर, तो कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आपको उसे जड़ से वहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, तब माना जाएगा कि आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, 1305 में तारगी अली बेग ताताकी ने हमला किया। तारगी रास्ते में मर गया, मंगोल इन्वेजन में तारगी रास्ते में मर गया। और 1306 में कबक, इकबाल मंद और तैयबू का आक्रमण होता है संयुक्त रूप से, जिसे मलिक कफूर व गाजी ने हरा दिया। अब यहां से मंगोलों को डिफीट करना शुरू करता है अलाउद्दीन, क्योंकि इसके पास बेहतरीन कमांडर, बेहतरीन स्ट्रेटजी और एक बढ़िया सेना बना करके रखा हुआ है। और उस कमांडर और सेना की मदद से अब मंगोलों के अटैक को ये हराना शुरू करता है और इस प्रकार से अपने आप को स्थापित करना शुरू करता है। और इसी के साथ साथ आप अपनी सल्तनत के साम्राज्य विस्तार की भी कोशिश करेंगे। तो मंगोल इन्वेजन को उधर समाप्त करता है एक तरफ, और दूसरी तरफ शासन में आने के बाद से ही लगातार मिशन चला करके सल्तनत की टेरिटरी को बड़ा करने की कोशिश और सल्तनत में अधिक धन लाने की कोशिश, अपनी आर्मी को अधिक मजबूत करने की कोशिश करता है। आइए अभियानों को समझते हैं, जहां से लगातार प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1298 में गुजरात का अभियान, गुजरात, और यहाँ का शासक कर्णदेव सेकेंड उलूग खान एवं नसरत खान जलेसरी के नेतृत्व में अटैक होता है और सोमनाथ मंदिर पर दोबारा आक्रमण होता है। मलिक कफूर, ध्यान से समझना, मलिक कफूर पर लगातार आपसे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कमांडर आप कह सकते हैं मलिक कफूर को। मलिक कफूर के बारे में आप समझिए, इज उद्दीन काफूर सुल्तानी
मलिक कफूर का ओरिजिनल नेम इजुद्दीन काफूर सुल्तानी। नसरत खान ने इसको 1000 दिनार में गुजरात के बाजार से खरीदा था, याद रखिएगा। और जो कमला देवी थी, कमला देवी इसी अभियान के दौरान खरीदा था, ध्यान रखना। यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज देख रहे हैं, नसरत खान जलेसरी गुजरात का अभियान लीड करता है। कर्णदेव सेकेंड यहाँ के रूलर हैं। इनकी वाइफ देवल देवी को दिल्ली लाया जाता है और इन्हें ही कहा जाता है कि आप मलिकाए जहां होंगी, मलिकाए जहां। मैंने आपसे कहा था दुनिया की हर नायाब चीज पर मेरा अधिकार है, ऐसा अलाउद्दीन का मानना था। और कमांडर वही अच्छा माना जाता था सल्तनत में जो किसी भी तरीके से सुल्तान को खुश करे हर एंगल पर। हर एंगल का मतलब क्या हो गया, अभियान तो जीत लिया और तुम्हारे लिए वहां से दासी भी ले आए हैं, रानी भी ले आए हैं, जिसे मलिकाए हिंद, मलिकाए जहां घोषित कर दो, तुम्हारी पत्नी बन सकती है। ये मतलब धन भी दिया, दौलत भी दिया, आपको जो जो चाहिए सब दिया। तुम ही हो सुल्ताने हिंद, तुमसे ऊपर कोई नहीं दुनिया में। समझ रहे हो? तो कमांडर अच्छा माना जाएगा। अगले मिशन पर फिर वही जाएगा और वहीं से और क्या ले आया खरीद करके, 1000 दिनार में एक शानदार, एक बहुत ही शानदार, कहने के लिए गुलाम लेकिन एक बेहतरीन कमांडर जिसे आप कहते हैं मलिक कफूर। जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। अक्सर आपको लोग मिल जाते होंगे आपके जीवन में कहते हुए कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो लोग कहते हैं कि आप कहो तो आपके लिए जान दे दें, आपके लिए तो जान हथेली पे रख के घूम रहे हैं। ये कहता है आप कहो तो जान दे नहीं दें, आप कहो तो जान ले भी सकते हैं आपके लिए। ऐसा कमांडर ढूंढ के लाता है नसरत खान जलेसरी। देखेंगे, समझेंगे इस बात को। 1301 में रणथंभौर विजय, और यहां का शासक कौन भाई, हमीरदेव। 1303 में चित्तौड़ अभियान, और याद रखेंगे चित्तौड़ का अभियान काफी अहम रहा। मैंने शुरू में ही बताया कि कभी कभी इंसान के दिल पर कोई बात लग जाती है। जैसे आपके दिल पर लग जाए कि इस बार आपको रैंक 1 चाहिए, तो रैंक 1 चाहिए तो इसके लिए युद्ध भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन इस बार रैंक 1 चाहिए। सारे नींद चैन, तेरी ख्वाबों की जागीरें सोने नहीं देती। जिस दिन रैंक 1 अपने फोटो के साथ लगा लेंगे आप अपने कमरे में, उस दिन आपको नींद नहीं आएगी। अलाउद्दीन की नींद चैन सब गायब हो गई, सिर्फ क्या चाहिए था, चित्तौड़ की महारानी। आपने देखा होगा, आपको काल्पनिक मूवी लगती है यदि, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि एक ग्रंथ जो पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, कब लिखा था भाई, 1540 में। और पद्मिनी कथा जो लिखी गई थी वो दामोदर कवि ने, यहां पर थोड़ा था फैक्चुअल एरर है, ये 1959 नहीं होना चाहिए, ये पद्मिनी कथा वाला आपको चेक करना पड़ेगा ईयर, यहाँ पर ये फैक्चुअल एरर है, ठीक है। चलिए, ये 1959 नहीं होना चाहिए, इसका एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, एग्जैक्ट डेट पद्मिनी कथा का। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1559। याद रखेंगे इस बात को, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यदि आपसे पद्मावत के बारे में पूछता है तो मलिक मोहम्मद जायसी आंसर होगा, पद्मिनी कथा पूछता है तो दामोदर कवि आंसर होगा। चित्तौड़ मिशन, मैंने कहा आपसे कि जीतेंगे जीतेंगे जरूर जीतेंगे, ऐसी मानसिकता लेकर के अलाउद्दीन पूरी ताकत लगा देता है, ठीक है। राजा कौन था चित्तौड़ का, राजा रतन सिंह, और उनके सेनापति बादल व गोरा, सबकी मृत्यु होती है। और इसकी भी एक कथा लिखी जाती है जिसे आप कहते हैं गोरा बादल की कथा, जाटमल ने लिखी थी, याद रखिएगा 1623 में। चित्तौड़ जीतने के बाद उसका नाम रखता है खिजराबाद, किसके नाम पर, खिज्र खान को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और खिजराबाद रखा जाता है। एम्बिशन हमेशा बड़ा रखो, और एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, बिल्कुल सटीक बात है। मानते हैं कि युद्ध नीतियों पर होता है, लेकिन युद्ध जीतना महत्वपूर्ण है, तो कैसे आपको विजय मिलेगी इस पर फोकस रखिए, नीतियों के साथ चल करके अच्छी बात है। 1308 में मारवाड़ क्षेत्र के सिवाड़ा पर कंट्रोल करता है, और यहां का शासक कौन, शीतल देव। अलाउद्दीन खुद नेतृत्व कर रहा था, इसका नया नाम रखता है खैराबाद, याद रखिएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं खैराबाद, खिजराबाद, सिवाड़ा, चित्तौड़, ये ऐसे पूछा जा सकता है कि चित्तौड़ जीतने के बाद चित्तौड़ का नाम उसने क्या रख दिया था, खिजराबाद रख दिया था, याद रखेंगे। और 1311 में जालौर का मिशन चलाता है, यहाँ का शासक कान्हदेव रहता है, ठीक है। इसके बाद आप देखते ही देखते देखेंगे कि महाराष्ट्र, मैसूर, वारंगल, देवगिरी, होयसल, पांड्याज, मतलब जो दक्कन के मिशन है, दक्कन के मिशन मुख्यतः मलिक कफूर के नेतृत्व में होते हैं, ख्वाजा हाजी की मदद से।
और 1307 के बाद लगातार अभियान चलते हैं दक्षिण की तरफ। लेकिन ध्यान देना, दक्षिण में राजधानी बनाने की कोशिश अलाउद्दीन नहीं कर रहा है। देवगिरी लूट रहा है, पर्याप्त लूट रहा है, समझ रहा है। देखिए रामचंद्र देव को हरा रहा है देवगिरी के शासक मलिक कफूर को 1307 में। मलिक कफूर ने 1307 में रामचंद्र देव को हराता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि हराने के बाद वहां से धन संपदा और यदि देवल देवी मिल गई या कोई ऐसी राजकुमारी मिल गई जो लगता है कि विवाह करा देना चाहिए, तो अपने पुत्र से या खुद भी विवाह करने में थोड़ा भी हिचकता नहीं था अलाउद्दीन। तो आप देख सकते हैं देवल देवी का विवाह कराता है खिज्र खान से। एक पुस्तक लिखी जाती है आशिका, आशिकी नहीं आशिका, आशिकी नहीं आशिका, आशिका पुस्तक लिखी जाती है। देवल देवी तथा खिज्र खान की प्रेम कथा है। अब बड़ा मुश्किल है, आप लोगों में से कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सर जब ले आया गया, जबरदस्ती राजकुमारी को लाया गया, तो फिर प्रेम कैसे हो गया? देखिए बड़ा मुश्किल ये है कि जब आप जानते हैं कि आपके पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं, सब कुछ लुट गया, और यदि आप इस बात को स्वीकार कर लें कि आप मलिकाए हिंद बनने जा रही हैं, मलिकाए जहां बनने जा रही हैं, तो थोड़ा प्रेम कर लेने में भी क्या ही बुराई है। शायद इसी मानसिकता के साथ प्रेम हो जाता रहा होगा। तो इनको प्रेम होता है और इस प्रेम कथा को लिखा जाता है अमीर खुसरो के द्वारा। याद रखेंगे इस बात को आप लोग। अलाउद्दीन ने रामचंद्र को राय रान की उपाधि दी थी, क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया। और रामचंद्र देव की जो पुत्री थी इल्लपाली, इल्लपाली से अलाउद्दीन ने विवाह कर लिया था। ठीक है, अब ये ना पूछना कि सर अलाउद्दीन ने कितनी विवाह कर लिए थे। सुल्तान या बड़े लोगों के साथ ऐसा चला आता था हिंदुस्तान के समाज में कि पॉलीगैमी एग्जिस्ट करती थी, मल्टीपल विवाह आप कर सकते थे। एक से अधिक विवाह करना ये आम आदमियों के लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण था, दो कारणों से। एक तो ये कि पत्नी का खर्चा नहीं चला पाओगे, ये तो सुल्तान हिंद है, इनके पास तो इतनी रानियां हैं कि भूल जाते हैं कि कब लास्ट रानी से कहाँ मिले थे। आम आदमी एक रानी नहीं संभाल पाएगा, तो सुल्तान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि आप सुल्तान नहीं है तो एक में भी आप संतुष्ट रह सकते हैं। वैसे भी हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग एक से अधिक विवाह करना अपराध है, और यदि आप मुसलमान में भी हैं तो 3-4 से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं तेलंगाना के अभियान पर। तेलंगाना के अभियान पर जो मिशन हम देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि राजधानी, तो राजधानी वारंगल थी। और पूछा था कि यहाँ पर किस वंश का शासन था, तो काकतीय वंश का शासन यहाँ पर था, और यहाँ पर रूल कर रहा था प्रताप रुद्रदेव सेकेंड। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो मलिक कफूर जो है, ये भैरागढ़ या बसीरगढ़, जिसे आप गोलकुंडा की बात करते हैं, लोकेशन है, यहां से तेलंगाना पर अटैक करता है और यहीं से कोहिनूर हीरा ला करके अलाउद्दीन को उपहार देता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा है कि सुल्तान को उपहार भी देंगे, दास भी देंगे, दासियां भी देंगे, और सल्तनत को ढेर सारा धन भी देंगे। कमांडर तो अच्छा हो ही जाएगा। मलिक कफूर सबसे चहेते कमांडरों में से एक था अलाउद्दीन के लिए। ठीक है, आपने बहुत सारी कहानियां भी सुनी होंगी। आगे बढ़ते हैं, पांड्याज पर बात करते हैं। पांड्याज पर या पांड्य राज पर बात करते हैं, तो यहाँ का जो अभियान है देख सकते हैं। पहले राजधानी समझेंगे, वीरधूल राजधानी थी, और रामेश्वरम के नजदीक में जाकर के मलिक कफूर ने एक मस्जिद का निर्माण कराया था। यानी कि दक्षिण के अधिकांश अभियानों को कौन लीड कर रहा था? मलिक कफूर लीड कर रहा था। ठीक है, और देवगिरी 1213 में, देखिए ध्यान से समझना, देवगिरी पर कई बार सवाल पूछे गए हैं, पहला दूसरा ऐसे पूछते हैं। तो देवगिरी 1213 में, यह देवगिरी का दूसरा, माफ करेगा यहाँ पर आंसर, ये करेक्शन थोड़ा यहाँ पर 1313 होगा। ठीक है, 1313 में देवगिरी का दूसरा अभियान था, और यहाँ का शासक कौन था? सिंघन देव था। ठीक है, और इसकी हत्या मलिक कफूर द्वारा करके नया शासक यहाँ पर हरपाल देव को बनाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि देवगिरी में ये होता है। ठीक है, तो आपने अभियानों को देख लिया। अब आप अलाउद्दीन की मार्केट पॉलिसी को समझिए, और मार्केट पॉलिसी से सवाल हर साल पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये समझना आपको कि जो मार्केट पॉलिसी है वो अलाउद्दीन कब लागू करता है। तो चित्तौड़ आपको याद होगा, हमने बताया 1303 में चित्तौड़, जिसका नाम उसने खिजराबाद रखा था, चित्तौड़ जीतने के बाद अपनी मार्केट पॉलिसी को लागू करता है 1303 में। ठीक है, क्या करता है? पहले तो ये समझेंगे कि बाजार को 3 हिस्सों में मुख्यतः बांट देता है। अनाज मंडी को अलग करता है, कीमती कपड़ों की मंडी को अलग करता है, गुलाम व मवेशियों का जो बाजार है उसे अलग करता है, और पूरे क्षेत्र को सराय ए अदल कहता है, जो न्याय का स्थान है। यानी कि अलाउद्दीन का ऐसा मानना है कि मार्केट में हमारे एक भी ऐसी हरकत नहीं होगी जो इनजस्टिसेबल हो, मतलब कि जिसमें कुछ अन्याय हो रहा हो, अन्यायपूर्ण हो, क्योंकि उसका मानना था कि हमारा मार्केट एकदम सिस्टमेटिक चलेगा। जो प्रॉफिट आपका तय है, आप उतना ही प्रॉफिट कमा सकते हैं
कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को आप गुमराह करके पैसा नहीं कमाएंगे, ठीक है। इससे सुल्तान की पॉपुलैरिटी होगी, इसके लिए उसने मार्केट में अधिकारी रखे। शहनाए मंडी, शहनाए मंडी ये शहना का प्रमुख अधिकारी था और ये मलिक कबूल को इसने इस पद पर बैठाया। शहनाए मंडी मतलब बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी। क्या काम होगा इस बाजार के सबसे बड़े अधिकारी का? सौदागरों का रजिस्टर मेंटेन करना, दुकानदारों से कीमतों पर नियंत्रण करना, मतलब ऐसा ना हो दुकानदार प्राइस बहुत ज्यादा कर दें। शहना की न्याय शक्तियां भी इसको प्राप्त थी, राइट। इसके बाद एक डिपार्टमेंट बनाता है दीवाने रियासत, वाणिज्य मंत्री। इसके बाद ध्यान देंगे, आपसे सवाल ये भी पूछा सकता है कि दीवाने रियासत का पद किसने बनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, और इस पद पर मलिक वाक्त को नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा, राइट। और ये जो पूरा इसने मार्केट पॉलिसी में चेंज लाया था, यहाँ पर मलिक वाक्त नहीं बल्कि मलिक याकूत है, मलिक याकूत। ये पूरी जो पॉलिसी है मार्केट पॉलिसी अलाउद्दीन की, इसका क्रेडिट भी किसको जाता है? मलिक याकूत को जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं अकबर का, आप आगे पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री के दौरान, जब आप मुगल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जो अकबर की पूरी 10 साला प्रणाली है टोडरमल को क्रेडिट जाता है। इसी प्रकार से इसकी जो मार्केट पॉलिसी है उसका पूरा क्रेडिट जो जाता है मलिक याकूत को जाता है, आप इसे याद रखेंगे, राइट। इसके अलावा देखेंगे कि जो शहना ये मंडी है वो कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि बरीद और मुनहियन जो गुप्तचरों का प्रमुख है, बरीद और छोटे छोटे जो साधारण जासूस हैं, इनका यूज करके बाजार को कंट्रोल किया जाता है। और साथ में मुहत्सिब लगाए जाते हैं जो साधारण लोगों के व्यवहार पर नजर रखते हैं कि क्या होगा। और साथ में इसी में परवाना नवीस नाम के अधिकारी भी बैठाए जाते हैं जो परमिट जारी करेंगे कि बाजार में व्यापार करने की परमिट है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था है वो किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो बर अबर सिद्धांत था। बर अबर जो सिद्धांत है ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, माफ करिएगा, प्रोग्रेसिव प्रोडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। प्रोग्रेसिव प्रोडक्शन प्रिंसिपल का मतलब सीधे सीधे ये है कि यदि आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो ज्यादा कर दीजिए, कम दे रहे हैं तो कम दीजिए। यही चलना चाहिए किसी भी समाज में, किसी भी मार्केट में, यही चलना चाहिए। इसी से क्या होता है, ठीक हो जाता है सिस्टम आपका, क्योंकि गरीब ज्यादा गरीब नहीं होगा और अमीर बहुत ज्यादा अमीर नहीं होगा, एक बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। अच्छा, जमाखोरी पर इसने रोक लगवाई थी। जमाखोरी बाजारों की सबसे इंपॉर्टेंट एक ड्रॉबैक होती है। जब जमाखोरी होती है तो बाजार में कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ने लगती हैं, उस पर इसने रोक लगाया था। राज्य के गोदाम इसने बनवाए थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसने शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने पीडीएस सिस्टम शुरू किया था, याद रखेंगे इसको। और अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात इसकी बाजार व्यवस्था समाप्त हो गई। इसकी बाजार नीतियों में उपभोक्ता को ज्यादा लाभ हो रहा था, क्योंकि अभी आपने नोटिस किया, जितना मैंने डिस्कस किया है आपसे मार्केट पॉलिसी, यदि इस तरह की मार्केट पॉलिसी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उपभोक्ता को ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसके मरने के बाद जो इसकी मार्केट पॉलिसी समाप्त हुई उसके पीछे का कारण यही है कि हर आने वाला सुल्तान बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड का हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, या उसकी कोई दूरदृष्टि हो, ऐसा हो नहीं सकता है। पर प्रकृति का नियम है कि प्रकृति अपने हिसाब से सब कुछ चला रही होती है, ठीक है। तो ये तो रही बात मार्केट पॉलिसी की। कुछ और भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी रही है। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इसलिए क्योंकि लैंड रेवेन्यू ही सल्तनत के इनकम का एकमात्र सोर्स होता था, इनकम का एकमात्र सोर्स होता था। और इसमें आप ये समझेंगे कि जैसे अलाउद्दीन के टाइम तक क्या होता था, हमने आपको बताया कि इस्लाम के अंदर एक चीज थी खुम्स, जिसे आप कहते थे। खुम्स का मतलब था कि कहीं मिशन पर आप जा रहे हैं और वहां से बहुत कुछ लूटे हैं, तो जो लूट का धन है वो आपको बांटना पड़ेगा। उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि 80% सैनिकों में बंट जाता था जो मिशन पर गए थे, और 20% जो है सुल्तान को या कमांडर की तरफ जाता था। तो अलाउद्दीन ने इस पॉलिसी को पूरा बदल दिया, इसलिए क्योंकि यदि आप इस पर डिपेंड रहेंगे, आपके पास परमानेंट आर्मी नहीं रहेगी, तो आप कहीं मिशन पर नहीं जा सकते। परमानेंट आर्मी रखने के लिए आपके पास सैलरी होनी चाहिए, तो आप परमानेंट सैलरी देना शुरू करिए। सैलरी देने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, और पैसा लाने के लिए आपके पास लैंड रेवेन्यू सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। तो जितना भी दान वान में भूमि दी गई थी सब उसने खालसा लैंड डिक्लेयर कर दिया। और खालसा लैंड डिक्लेयर करने का मतलब था कि वो राज्य की भूमि है और उससे जो उत्पादन होगा वो राज्य के खजाने में आएगा। तो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने राजस्व संबंधी नियमों को सुधारा। और इसके साथ आपको समझना है कि उसने मिल्क, वक्फ इत्यादि जो भूमि थी इन सबको खालसा में बदल दिया। खालसा का मतलब मैंने बताया कि सीधे सेंट्रल के कंट्रोल में होगा। और इसने मशाहद प्रणाली शुरू करी। मशाहद प्रणाली क्या है? मशाहद प्रणाली के दौरान पैमाइश के आधार पर पैमाइश करा करके, मेजरमेंट करा करके भूमि में छोटी छोटी यूनिट्स बनाई जाएंगी। और इसी में सबसे छोटी यूनिट इसने बनाई थी बिस्वा, जिसे आप कहते थे, क्या कहते थे भाई? बिस्वा, ठीक है ना। आपने मेजरमेंट में देखा होगा बिस्वा, कट्ठा, ये सभी होता है ना, तो बिस्वा यूज होता है अलाउद्दीन के टाइम पर। और मेजरमेंट करा करके हम वहां से काम करना शुरू करेंगे, टैक्स लेना शुरू करेंगे, ठीक है। और याद रखेंगे
यह पहला सुल्तान है जिसने यह डिसाइड किया कि हमें जो कर चाहिए वो कैश के रूप में चाहिए, नकद अदायगी इसने अनिवार्य कर दी। और कितना कर था? 50% कर था। टैक्स का जो रेट था वो 50% था। कैसे? जमींदारों के माध्यम से साधारण किसानों पर जो कर थे वो दोनों एकदम से बैलेंस किए गए और उनमें समान कर आरोपित। देखिए, समान कर आरोपित करने का मतलब है कि जितना आपके ऊपर टैक्स रेट लगेगा उतना ही आपके ऊपर भी लगेगा। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कम लगे और उसके ऊपर ज्यादा लगे। ये स्थिति इसने खत्म कर दी। ठीक है, अब उस जमाने में एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि जो जमींदार टाइप के लोग थे उनको क्या कहते थे? तो खुद चौधरी, मुकद्दम, तालुकदार, देश पांडे, देशमुख इत्यादि जो होते थे वो जमींदार कहलाते थे। यानी कि ये वाली लाइन है आपके लिए, सीधे सीधे परीक्षाओं में आती है। खुद चौधरी, मुकद्दम, पटेल, तालुकदार, देशमुख, देश पांडे क्या कहलाते थे? ये सब जमींदार होते थे। ठीक है ना। और इन सभी पर उसने जो नियम लागू किए वो समान नियम लागू किए। ये काफी बढ़िया डिसीजन था। इसके बाद एक डिपार्टमेंट देखेंगे जिसे आप कहते हैं दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन ने इस विभाग की स्थापना की थी और मुख्य उद्देश्य क्या था? जो राजस्व वसूली में व्याप्त दोष हैं इसको दूर करना है। यानी कि जो दीवाने मुस्तखराज है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित था, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित था। आप इसको याद रखिएगा और काफी बढ़िया डिसीजन था। इस पर सवाल पूछा जाता है। तो आपको मार्केट पॉलिसी समझ में आ गई, आपको इसकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी समझ में आ गई। मिलिट्री पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज देखिएगा। 20% अभी तक जाता था सुल्तान को और 80% जाता था सैनिकों में। अलाउद्दीन ने इस पूरे सिस्टम को एकदम अपोजिट कर दिया। 20% सैनिकों को देना शुरू किया और 80% सुल्तान को देना शुरू किया, जिससे कि सुल्तान के पास ज्यादा पैसा आएगा। और चूंकि रेगुलर आर्मी थी, आर्मी को रेगुलर सैलरी जा रही है, इसलिए आर्मी पीछे नहीं हटेगी, ये आपको समझना है। इसके बाद सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया। जो इक्तेदारी इल्तुतमिश ने, आपने पीछे पढ़ा, जो इक्तेदारी में इक्ता बांटा जा रहा था, इक्ता का आवंटन इसने बंद कर दिया। घोड़े व सैनिकों का हुलिया बनाना शुरू किया, जिससे कि पता चले कि आपके पास कितने घोड़े और कितने सैनिक हैं। ऐसा ना हो कि रिपीट काउंटिंग हो रही हो कि घोड़े और हुलिया, माफ करिए, घोड़े और सैनिक बार बार, एक ही घोड़ा एक ही सैनिक बार बार काउंट हो रहा हो। हुलिया रखा जाएगा ताकि काउंटिंग में पता चले कि एग्जैक्ट क्या है। इसके अलावा यदि हम बात करें अलाउद्दीन के बारे में, कुछ प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि कुस्क ए सीरी क्या था? तो कुस्क ए सीरी, सीरी में इसने एक अलाई किला बनवाया था जो सर्कुलर था। एक तो ये बात याद रखनी है। दूसरा याद रखनी है कि इसने शराब, जुआ इत्यादि के साथ जो प्रोस्टिट्यूशन था उसको भी रोकने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन प्रैक्टिस में पहले से चला आ रहा था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि इसने किस जैन कवि को सूरी का सम्मान दिया था? तो जैन कवि रामचंद्र को इसने सूरी का सम्मान दिया था। और साथ में याद रखेंगे कि इसके दरबार में जो आचार्य थे, जैन आचार्य महासेन, वो भी आए थे, शास्त्रार्थ करने के लिए आए थे। 1316 में अलाउद्दीन की डेथ होती है। याद रखेंगे जो अलाउद्दीन की डेथ होती है वो दिल्ली के जामा मस्जिद के पास होती है और बीमारी से होती है। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि खिलजी डायनेस्टी का जो सूरज था वो डूब गया। और इसके बाद जो रूलर आएगा वो बहुत ताकतवर नहीं है। इन शॉर्ट ये कहेंगे कि वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि किस्मत से मिल गया। चूंकि सल्तनत में वंशानुगत प्रणाली थी, मतलब एज सच तो ऐसी नहीं थी जैसे मुगलों में थी, लेकिन यह है कि जो ताकतवर सम्राट है उसका तो बेटा या ही आएगा, मान के चलो आप, ऐसा होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी आता है और इसने उपाधि धारण करी हुई थी खलीफत उल लफ की, अल इमाम की, अल इजाम की। और इसने अपना सिक्का चलवाया था खलीफतुल्लाह के नाम से। स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इसी माइंडसेट समझ सकते हैं कि कितना मन चला या मनबढ़ कह सकते हैं जो होगा, कुछ खास नहीं। सभी भूमि व बाजार संबंधी नियमों को अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया से ही विवाद था इसका मुख्यतः, है ना। मतलब कुल मिला जुला करके कुछ अलग टाइप का इंसान था। पढ़ेंगे आप इसके बारे में। तो दरबार में कई बार बिना कपड़ों के भी या स्त्रियों के कपड़े पहन के भी चला जाता था। तो ऐसे सवाल भी पूछे गए आपकी परीक्षाओं में। लेकिन स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसकी जो पॉलिसी थी वो क्या थी? सिद्धांत करो, मतलब जो इसका सिद्धांत था वो क्षमा करो और भूल जाओ, मतलब फॉरगिव एंड फॉरगेट की पॉलिसी थी। मुबारक खिलजी ने असफ उद्दीन को प्रभारी बनाकर देवगिरी जाने का निर्णय किया था, आप याद रखेंगे। और इसके बाद लास्ट में बिल्कुल नसीरुद्दीन खुसरो शाह 1320 में, ठीक है ना, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक, ये भी आप याद रखेंगे। और इसे पैगंबर का सेनापति दिया गया था। यह एक परिवर्तित मुस्लिम था और नसीरुद्दीन के नाम से अगला सुल्तान बनेगा, ठीक है ना। तो इट वाज ऑल अबाउट द खिलजी डायनेस्टी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अलाउद्दीन के बारे में, उसकी मार्केट पॉलिसी के बारे में, लैंड रेवेन्यू के बारे में, उसके मिशन के बारे में, उसके विद्रोहों के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ नहीं करना, हमारी इसी प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे तो आपको एमसीक्यू सीरीज की एक प्रैक्टिस मिलेगी, जिसमें हमने अलाउद्दीन पर स्पेशली या खिलजी डायनेस्टी पर प्रैक्टिस क्लास दी होगी।
आप उसको जरूर देखिएगा, एमसीक्यू सॉल्व करिए, घटना चक्र से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से भी सॉल्व करिए और अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए कि हाँ आप कितना बढ़िया समझ पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। इन्हीं सब बातों के साथ अब इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग तुगलक डायनेस्टी को पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।